Hello everyone, welcome back to our channel अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। सो स्टूडेंट्स, आज हम जो नया टॉपिक करने वाले हैं वो आपकी थेरेटिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रैक्टिकल नॉलेज इन अकाउंटेंसी। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पे सो डू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आपको वन शॉट रिवीजन और जितनी भी अदर क्लासेस हैं उसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहे, राइट। तो आज का टॉपिक क्या है बच्चे? लेट्स स्टार्ट, सारी बातें छोड़ के। आज का हमारा टॉपिक है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट को, आपके अकाउंट के बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दैट इज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेस क्या होता है? किसके ऊपर अकाउंटिंग बेस्ड है, राइट। आपकी जो अकाउंटेंसी है उसका बेस क्या है, ठीक है। अब आप सब लोग पहले मुझे एक बात बताओ कि हम लोग अकाउंटिंग करते क्यों? वॉट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग का एक सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट जो सब लोगों को बड़े क्लियर होना चाहिए, सब यही कहेंगे, मैम हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं? ताकि हमें पता चले हमारा बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है, बेसिकली टू डिटर्मिन द प्रॉफिट और लॉस फॉर द बिजनेस, राइट। अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए हम लोग बनाते हैं अकाउंटिंग, राइट। अब आप मुझे बताइए, अकाउंटिंग बनानी है, साल के एंड में पता करना है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, उसके लिए आपको अकाउंटिंग बनानी पड़ेगी, रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, क्लासिफिकेशन, सब कुछ करना पड़ेगा। तो इसे करने के, अपने प्रॉफिट एंड लॉस को डिटर्मिन करने के, वी आर हैविंग टू बेसिस। हम दो तरीकों से अपने प्रॉफिट एंड लॉस को डिटर्मिन कर सकते हैं। प्लीज, ऑलवेज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट। जो मेन मोस्ट सिग्निफिकेंट, यहां पे सबको पता होना चाहिए, मोस्ट सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग क्या है? जब तक ये नहीं पता होगा तब तक आप इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। मोस्ट सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग फंक्शन क्या है आपका? डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को डिटर्मिनेशन करना मैम हमारी सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग का फंक्शन है। तो अब इसी पी एंड एल को डिटर्मिन करने के हमारे पास क्या है? दो तरीके के बेसिस। दो तरीके के बेस को लेके हम प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस का कैलकुलेट कर सकते हैं। जब मैं आपको वो कराऊंगी, आई बी टीचिंग यू, बेटे प्लीज ध्यान से सुनना। दो बेसिस जब मैं आपको कराऊंगी तो आई बी टीचिंग यू कि कौन सा बेस किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर रहेगा और हमें कौन सा यूज करना चाहिए, लाइफ में कौन सा यूज होता है प्रैक्टिकलिटी में। तो पहले थ्योरेटिकल इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सो देर आर टू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अगर हम यहाँ पे पहले उसकी बात कर लें, टू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। पहला कैश बेसिस, राइट, एंड दूसरा है जिसे हम कहते हैं एक्रूअल बेसिस। और बच्चे याद रखना, टीचर कभी आपको ये भी कह सकता है बेटे इसका दूसरा नाम बताइए, इसे मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, राइट। ये दो नाम है, दो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस, राइट। मैं डायरेक्टली अभी नहीं बताऊंगी, वन बाय वन हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली हमारे क्वेश्चंस को करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम बात करते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की। व्हाट इज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग? ट्रांजेक्शन्स आर, ये ऐसा अकाउंटिंग है, ये ऐसा मेथड है अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने का, ये इस तरीके का बेस है जिसमें ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन कैश बेसिस, ऑन कैश बीइंग रिसीव्ड और पेड। सीधी सादी भाषा में बच्चा, अगर कैश रिसीव करोगे किसी ट्रांजेक्शन से तो रिकॉर्ड करोगे, अगर किसी ट्रांजेक्शन में आप कैश पे करोगे तो रिकॉर्ड करोगे। मतलब सीधा साधा फंडा, हमने सिर्फ किसे ध्यान देना है, क्या हमारी ट्रांजेक्शन में कैश इन्वॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, राइट। दिस इज द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बेटे वो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, दोबारा बता रही हूं, जिस बेस ऑफ अकाउंटिंग में हम सिर्फ कौन सी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं? कैश ट्रांजेक्शन्स, नथिंग, उसके अलावा और कुछ नहीं, राइट। अगर आपकी कोई ट्रांजेक्शन के अंदर कैश इन्वॉल्व है, अगर कैश आ रहा है, रिसीव्ड हो रहा है तो रिकॉर्ड करेंगे, कैश पे हो रहा है तो रिकॉर्ड करेंगे। अगर नहीं हुआ, अभी पे करना है या अभी रिसीव होना है या इस तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन है तो आप उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। प्लीज नोट दैट,
कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में सिर्फ ट्रांजैक्शंस कौन सी रिकॉर्ड होती हैं, जो कि कैश से रिलेटेड है। कैश रिसीव हुआ रिकॉर्ड करेंगे, कैश पे हुआ रिकॉर्ड, सीधा साधा, कुछ टेंशन वाली बात ही नहीं। आप देखो 1 अप्रैल शुरू करो, आज कितना कैश हुआ ऐड कर दो, कितना कैश पे किया माइनस कर दो, इस तरीके से आया प्लस गया माइनस। दैट इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ रिकॉर्डिंग योर ट्रांजेक्शंस। तो याद रखना, इसके बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में जो आप रेवेन्यू को, जो आपने अपनी इनकम को रिकॉग्नाइज करना है, रिकॉग्नाइज मतलब अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है, तो कब करना है, व्हेन यू विल, व्हेन कैश इज रिसीव, जब कैश आपका रिसीव होगा। इस तरीके से, सेम तरीके से एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड, एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड बच्चे व्हेन कैश इज पेड। मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में से प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है आपके पेपर्स में, कैश बेसिस पे क्वेश्चन आता है और टीचर कहता है कि बताओ बच्चे, हमारे पास, हमने कैश बेसिस में क्या किया, रिकॉर्ड किया, हमने कैश रिसीव किया, कैश बेसिस में प्रॉफिट एंड लॉस क्या आया, अक्रूवल बेसिस के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस क्या आया, राइट। तो वो आपके पास किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट। सो अब इसके हम सबसे पहले, आगे बढ़ने से पहले, विल बी डूइंग व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ कैश बेसिस, राइट। अब मेरे पास सबसे पहली एडवांटेज जो है कैश बेसिस की, दैट इज इट इज सिंपल बेस ऑफ अकाउंटिंग। मैंने आपको शॉर्टर वे में तीनों इसके एडवांटेजेस लिख के दिए हैं, सो दैट इट्स इजियर टू अंडरस्टैंड, राइट। पहला हो गया सिंपल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्वियसली इट इज सिंपल, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कैश आया रिकॉर्ड करो, कैश गया तो रिकॉर्ड करो। इसमें ना तो हम किसी आउटस्टैंडिंग की बात करेंगे, ना ही हम किसी एक्रूवर्ड की बात करेंगे, क्योंकि उसका मतलब है ड्यू बट नॉट रिसीव, ड्यू बट नॉट पेड, राइट। तो हम तो ड्यू वाली कोई चीज ले ही नहीं रहे। कैश बेसिस में सीधा सीधा हम किसे उठा रहे हैं, कैश रिसीव हुआ तो रिकॉर्ड हुआ, पे हुआ तो रिकॉर्ड हुआ, उसके अलावा और कुछ नहीं। सेकेंड, approach is more objective. Now ma'am, what does that mean? Approach is more objective में हम क्या बात करते हैं, देखो इसको यूज करने से ना हमारा बहुत सिंपल तरीके से हम चीजों को कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वेरी वेरी फ्यू एस्टिमेट्स आर टू बी मेड, वेरी फ्यू एस्टिमेट्स आर रिक्वायर्ड। मतलब आपको याद होगा अकाउंटेंसी में हम लोगों को, जब मैंने अभी आपको प्रोविजंस और रिजर्व्स का चैप्टर कराया था, मैंने आपको क्या समझाया था कि हर बिजनेसमैन को अपने बिजनेस में आगे लाइफ में आने वाली, फ्यूचर में आने वाली कंटीजेंसीज, इमरजेंसीज के लिए अपने आप को पहले ही प्रिपेयर करना शुरू करना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, राइट। तो उसके हिसाब से हमें पहले देखना पड़ता है कितनी प्रोविजन बनानी, तो एस्टिमेट्स करने पड़ते हैं। बट अगर आप कैश बेसिस फॉलो कर रहे हो तो आपको कोई एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है, कोई जजमेंट को रिक्वायर्ड की, कोई सी जजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। क्योंकि अप्रोचेस में वेरी ऑब्जेक्टिव, हम लोग सिर्फ डायरेक्टली क्या करते हैं, कैश रिकॉर्ड हुआ उसी के हिसाब से हम ट्रांजेक्शन करते हैं। द थर्ड इज सुटेबल फॉर दोज हु डील इन कैश बेसिस, राइट। ये तरीके का जो हमारा ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, दिस मेथड इज मोर सुटेबल टू दोज जिन लोगों का डेली का काम कैश बेसिस है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट वेजिटेबल सेलर, राइट, अगर कोई रेडी वाला है, अब उसका काम क्या है, दिन में जो सामान बेचा वो पैसे आ गए, जो खर्चा किया, सामान खरीदा, वो पैसे चले गए डायरेक्टली, उसको कोई ये सब करने की जरूरत नहीं है कितना ड्यू हो गया है, आने वाला है, कितना ड्यू हो गया है, पे करने वाला है। ही डजंट नीड टू रिक्वायर, उसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो इसको रिकॉर्ड करे, आउटस्टैंडिंग, प्री, इसको इस तरीके से प्रीपेड, नथिंग। उसको सिर्फ क्या मकसद है उसका रिकॉर्ड करने का, कैश आया तो रिकॉर्ड करो, कैश गया तो उसको रिकॉर्ड करो, राइट। दिस इज हाउ इट वर्क्स इन द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, राइट। अब हम नेक्स्ट इसकी पहले पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस, देन हम आगे चलेंगे। डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या कहती है, डज नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बेटे मेरी बात बड़े ध्यान से सुन लीजिए, जितना सिंपल ये मेथड है उतना ही इसमें दिक्कत ये आती है कि ये हमें एक ट्रू पिक्चर बिजनेस की नहीं देता। क्यों? क्योंकि बिजनेस में अगर आप बड़ा बिजनेस चला रहे हो, आप जैसे अंबानी जी का बिजनेस है, टाटा है, बिरला है, इतने बड़े बड़े जितने भी मल्टी मल्टी एमएनसीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो क्या ये लोग सिर्फ कैश बेस में? नो, दे ओनली डील इन एक्रूअल बेसिस, क्योंकि उन्हें अपने बिजनेस की हर ट्रांजैक्शन को पर्टिकुलरली उसके हिसाब से रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो अगर ये कैश बेसिस रिकॉर्ड करेंगे तो इनके बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकल सकता। ऐसा नहीं है कि बच्चे गलत निकलेगा, बट वो एक बिल्कुल ट्रू एंड फेयर
आपकी पिक्चर नहीं बताता है, बिल्कुल नहीं बताता है, क्योंकि अकाउंटेंसी के जो चार गुरु मंत्र हैं, प्रीपेड, एक्रूवर्ड, आउटस्टैंडिंग, इनकम रिसीव्ड एंड वहां, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ द काउंटिंग, राइट। तो जो व्यक्ति उसे रिकॉर्ड नहीं करता, जिसका सिर्फ काम है कैश आया तो रिकॉर्ड किया, हम लोग पूरा हिसाब रखते हैं। जो व्यक्ति प्रॉपर अकाउंट बनाते हैं उनका पूरा ध्यान होता है, ये पिछले साल से रिलेटेड है, बाहर इस साल नहीं रिकॉर्ड करना, ये अगले साल से रिलेटेड है, इस साल नहीं रिकॉर्ड, दे आर वेरी पर्टिकुलर व्हाइल मेकिंग अकाउंट। बट व्हेन यू आर इन अकाउंटेंसी, व्हेन यू आर डूइंग कैश बेसिस, तो इस सब की कोई चक्कर की जरूरत नहीं। तो वही बात है, अगर छोटा बिजनेस है, रेगुलर कैश में डील कर रहे हो, तो गो फॉर इट यार, राइट। बट पहला इसका डिसएडवांटेज है कि इट विल नॉट गिव यू अ ट्रू एंड अ फेयर पिक्चर, राइट। सेकंड, इट डज नॉट फॉलो द मैचिंग कॉन्सेप्ट, ऑब्वियसली, बिकॉज मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है बच्चों, कि आपको अपने बिजनेस के एक्सपेंसेस को किससे मैच करके रखना है, अपने रेवेन्यू के साथ। योर रेवेन्यू, योर एक्सपेंसेस शुड मैच विद योर रेवेन्यू। तो पर ये इसका हिसाब नहीं है, क्यों? कैश बेसिस पे फॉलो करता है, आएगा तो रिकॉर्ड, जाएगा तो रिकॉर्ड। डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स, राइट। इसकी बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये कैपिटल, बड़ी आइटम बिजनेस की रिलेटेड, और रेवेन्यू आइटम्स, अगेन मैंने बोला था आपको कि अगर किसी को कैपिटल रेवेन्यू आइटम्स के ऊपर कोई डिटेल क्लास चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डू दैट, राइट। सो कैपिटल और रेवेन्यू आइटम, बिजनेस से जो लॉन्ग टर्म आइटम्स हैं और जो रेगुलर रेकरिंग रेकरिंग आइटम्स है, नॉन रेकरिंग एंड रेकरिंग आइटम्स के अंदर ये डिफरेंशिएशन नहीं करता, क्योंकि इसका सीधा साधा साहब है, रिकॉर्ड करो तो आएगा, रिकॉर्ड करो तो जाएगा, सीधी सीधी फटाफट से रिकॉल करो बच्चे। कैश बेसिस, जिसमें कैश रिकॉर्ड रिसीव होगा तो रिकॉर्ड होगा, पे होगा तो रिकॉर्ड होगा, राइट। रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करना है, जब कैश रिसीव हुआ, एक्सपेंसेस कब रिकॉर्ड करने, जब कैश पे हुआ। देन एडवांटेजेस, सिंपल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अप्रोच इज मोर ऑब्जेक्टिव, क्योंकि एस्टिमेट्स नहीं करने पड़ते और उनके लिए सुटेबल है जो कि कैश बेसिस पे डील करते हैं। देन डिसएडवांटेजेस में मेरे पास आगे की है, मेरे को ट्रू एंड फेयर पोजीशन पिक्चर नहीं बताता बिजनेस की, और मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करता। मोर ओवर ये कैपिटल रेवेन्यू आइटम में डिफरेंशिएशन नहीं करता, राइट। तो अब हम पढ़ेंगे अपना वो मेथड ऑफ बिजनेस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो जनरली हमारे देश में क्या लोग जनरली फॉलो करते हैं, जिसे कहते हैं प्रॉपर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, राइट। तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कर लेते हैं। अब इसका दूसरा नाम हम सब लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है, दैट इज मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब मैम ये क्या होता है, राइट। आप पहले इसको इजी लैंग्वेज में समझो। आप लोगों ने पहले समझा कैश बेसिस क्या होता है, जब कैश आया तो रिकॉर्ड करना है, जब कैश गया तो रिकॉर्ड करना है, राइट। चलिए अब इसमें क्या होता है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सबसे बेस्ट मेथड ऑफ अकाउंटिंग है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं व्हेन दे आर एंटर्ड इनटू द बिजनेस, राइट। जब वो बिजनेस में किसी ट्रांजैक्शन ने कदम रखा, irrespective of the fact whether the cash is paid or not, whether the cash is received or not। मतलब इसमें हम इस पे फोकस नहीं करते कि कैश आया कि नहीं आया, अगर आया तो रिकॉर्ड करेंगे, नहीं आया तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी वो ट्रांजैक्शन आपके पर्टिकुलर ईयर से बिलोंग करती है, जिस ईयर के आप अकाउंट बना रहे हो, अगर वो ट्रांजैक्शन बिजनेस में आई है, चाहे आपने पे नहीं किया, चाहे आपने रिसीव नहीं किया, वो ट्रांजैक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड होगी ही होगी, राइट। इसमें क्या कहते हैं, मीनिंग देख लेते हैं पहले। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन एंटर्ड, जैसे ही किसी ट्रांजैक्शन ने बिजनेस में कदम रखा तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, वेदर द कैश इज रिसीव्ड, पेड और नॉट, चाहे कैश आपको आया नहीं आया, पे हुआ नहीं हुआ, पर वो ट्रांजैक्शन आपके उस पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड है, जिस ईयर के आप अकाउंट बना रहे हैं, तो आपको वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। दैट इज ऑल अबाउट एक्रूअल। एवरीबडी प्लीज नोट इट दैट। आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। लेट सपोज आप 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 के अकाउंट्स बना रहे हैं, राइट। तो आप इस पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड जितनी भी ऑल ट्रांजैक्शंस जो इस साल के अंदर आएंगी, जिनका कदम इस साल के अंदर रखा जाएगा, वो हम रिकॉर्ड करेंगे एक्रूअल बेसिस के अंदर। चाहे इस साल में जो भी आपने कुछ खर्चा या इनकम कुछ किया, चाहे आपको उसके पैसे आए हैं नहीं आए, चाहे आपने पेमेंट की है नहीं की, पर अगर वो ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू इस ईयर है, अगर इस पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड है वो ट्रांजैक्शन, तो आपको रिकॉर्ड करनी ही पड़ेगी एक्रूअल बेसिस में, राइट। अब देखो कितना अच्छा मेथड है। अगर आप एक पर्टिकुलर ईयर की हर चीज को आप प्रॉपरली रिकॉर्ड कर रहे हो, चाहे वो उसके पैसे उस साल में आए नहीं आए, पर आपने सेल तो करा,
चाहे आपने उस साल में पेमेंट की या नहीं की, पर वो खर्चा तो उस साल का है, राइट। इसी मेथड की वजह से हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, गुरु मंत्र। क्या रिकॉर्ड करते हैं बेटे, हम लोग करते हैं रिकॉर्ड गुरु मंत्र। मैं इसे गुरु मंत्र कहती हूँ, राइट। पहला, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है, एक्रूवर्ड इनकम्स को रिकॉर्ड किया जाता है हम इसमें। और हम बाइफिकेशन करते हैं किन दो चीजों की, हम बाइफिकेशन करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस की। चाहे खर्चा इस साल में किया है पर वो खर्चा नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करता है, प्रीपेड है, तो इसलिए उसका नाम क्या रखा जाता है, प्रीपेड। नॉर्मल खर्चे में ऐड नहीं किया जाता। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस क्या बताता है कि अगले साल की कोई कमाई पहले रिसीव कर ली है, तो इसका मतलब इस साल की नहीं है पर आई तो है, इसीलिए हम इसे इस साल की इनकम में रिकॉर्ड ऐड नहीं करते, अलग से नाम लिखते हैं, क्या, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, राइट। ड्यू तो हो गए हैं पर मैंने अभी पे नहीं किया, ड्यू हो गए हैं, इसका मतलब खर्चा किस साल का है, उसी साल का, करंट ईयर का, तो रिकॉर्ड करेंगे चाहे पेमेंट नहीं करी। एक्रूअड इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, राइट। ड्यू तो हो गई पर मिली नहीं है, ड्यू हो गई है मतलब इस साल की इनकम है, मिली नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, है तो इस साल की, तो हम रिकॉर्ड करेंगे। दैट इज द ओनली एंड ओनली पॉइंट इन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अगर ट्रांजेक्शन आपकी उस पर्टिकुलर ईयर की है, ट्रांजेक्शन एंटर किया बिजनेस में, यू विल रिकॉर्ड इट, राइट। तो अब इसका सीधा सीधा क्या है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया था अपना, कि रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना है, एक्सपेंसेस कब रिकॉग्नाइज करना है, तो यहाँ पे भी हम कर लेते हैं। रेवेन्यू कब हम रिकॉग्नाइज करेंगे अपनी बुक्स में, व्हेन इट इज अर्न, अगर आपने अर्न किया, या एक्रू मतलब ड्यू हो गया, आपने गुड्स बेच दिए पर अभी आपको पैसे नहीं है, तो आप लिखोगे क्रेडिट सेल्स, राइट। एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इनकर्ड, इनकर्ड करने का मतलब जब आपने वो खर्चा बेयर किया, जरूरी नहीं उसकी पेमेंट करी है नहीं की, पर वो खर्चा किया, बेयर किया, व्हेन इट इज इनकर्ड, राइट। तो इस हिसाब से हम एक्रूअल बेसिस में रिकॉर्ड करते हैं, राइट। तो अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि एक्रूअल बेसिस किसको फॉलो करता है। जैसे आपको याद है हम लोगों ने यहाँ डिसएडवांटेज में किया अपने यहाँ पे कैश बेसिस में कि ये मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करता, बट जो एक्रूअल अंकल है वो दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। रेवेन्यू रिकॉग्निशन की रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कब करना है किताबों में, और मैचिंग प्रिंसिपल, खर्चे तुम्हारे मैच किए जाते हैं तुम्हारे उस साल के रेवेन्यू के साथ, राइट। तो प्लीज सब लोगों को ये बात बड़े ध्यान से जाननी है कि कैश बेसिस में क्या होता है, ट्रांजेक्शन अगर कैश से रिलेटेड है, आया है गया है तो रिकॉर्ड करेंगे, उसके अलावा नहीं करेंगे। बट एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होगा कि इफ योर ट्रांजेक्शन इज रिलेटेड टू द पर्टिकुलर ईयर, इफ ट्रांजेक्शन हैज एंटर्ड इनटू द बिजनेस, तो इट विल बी रिकॉर्डेड इन द ईयर। बट ध्यान देना है कि वो अगले साल या इस साल, अगले साल की इनकम या अगले साल का खर्चा तो नहीं है, अदरवाइज उनको नेम देना पड़ेगा प्रीपेड और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का। आपको मैं बता दूं, कंपनीज एक्ट 2013 में इट इज रिक्वायर्ड कि सबको मैंडेटरी है एक्रूअल बेसिस को फॉलो करना। मोस्ट ऑफ द कंपनीज, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस जो भी प्रॉपर तरीके से अकाउंट्स बनाते हैं वो इसी को ही फॉलो करते हैं, राइट। तो हम लोग फटाफट से पहले अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी कर लेते हैं। Look at the advantages of accrual basis. It is more scientific, obviously, because इसमें क्या होता है, हर चीज को प्रॉपर तरीके से कवर किया गया है। इस साल के हर चीज, चाहे पे की है नहीं की, रिसीव की है नहीं की, प्रॉपरली रिकॉर्ड की जाती है, तो इट इज मोर साइंटिफिक, shows the complete picture, reflects the true P&L, reflects, you can elaborate it like that, it reflects the true financial position at the end of the year. This is the best basis of accounting. बच्चे, अगर आपको प्रॉपर अकाउंट्स बनाने हैं, तरीके से अकाउंटिंग करनी है, तो आपको एक्रूअल बेसिस ही फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई लूप एंड होल नहीं रहता। बट हाँ, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, इसीलिए वो लोग, जो लोग कैश बेसिस फॉलो करते हैं, इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इट इज नॉट वेरी सिंपल, ऑब्वियसली इट नीड्स अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, इट नीड्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये इसके लिए आपको पहले खुद को अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरत है। सेकेंड, इट इज टू इलेबोरेटिव, राइट, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल में जाके हर चीज को स्टडी करना पड़ता है, एवरीथिंग हैज अ लिंक विद द कॉन्सेप्ट, हर एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट को फॉलो करना पड़ता है। एंड द लास्ट, many adjustments need to be done, right, बहुत सारी adjustments करनी पड़ती है, there are a lot of adjustments, outstanding prepaids, accrued, a lot of adjustments related to depreciation, there are a lot of points, right।
इन क्रक्स अगर मैं आपको कहना चाहूँ तो बच्चे, अगर तो आपका काम डेली का काम अगर सिर्फ कैश का है, कैश से रिलेटेड है, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर कंसल्टेंट, डॉक्टर कंसल्टेंट और मेडिकल ऑफिस है कोई आपका, किसी तरीके की कंसल्टेंसी है, आपका काम सिर्फ विजिट्स के ऊपर है, पेशेंट्स आएंगे कैश आएगा जाएगा, सो यू कैन फॉलो द कैश बेसिस, राइट। बट अगर आप एक प्रॉपर बिजनेस चला रहे हैं, एक बिजनेस चलाना चाहते हैं और एक बड़े लेवल का काम करना चाहते हैं, तो यू आर नॉट ओनली to follow the cash basis, absolutely not, you are supposed to follow only accrual basis of accounting, right, क्योंकि उसी में ही आपको प्रॉपर डिटेल हर चीज की पता चलेगी कि हमने अपने अकाउंट की ट्रू एंड फेयर पिक्चर किस तरीके से, अगर अपने बिजनेस का एग्जैक्टली करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस जानना चाहते हैं, गो फॉर accrual basis, राइट। और अगर सिंपल नहीं करना चाहते, ज्यादा अकाउंटेंट हायर नहीं करना चाहते, ज्यादा नॉलेज नहीं रखना चाहते, बहुत इलेबोरेटिव में नहीं करना चाहते, सिंपल अगर, और प्रोवाइडेड आपका लॉ आपको वो इम्प्लाई नहीं करता कि आपको करना ही पड़ेगा, सो यू कैन गो फॉर कैश बेसिस, राइट। सो इट वाज ऑल अबाउट योर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। पर भूलिएगा मत, इस चैप्टर में से आपके एग्जामिनेशन में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है जिसमें हमें ये पूछा जाता है, कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस अंडर कैश बेसिस, अंडर एक्रूअल बेसिस। और बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं उस क्वेश्चन में, राइट, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ये इसमें ऐड होगा कि नहीं होगा, पीएनएल निकालने के रेवेन्यू में ऐड होगा कि नहीं होगा, अरे कैसे होगा। सो आई विल बी गिविंग यू द डिटेल one shot how to solve the practical question of accrual basis and cash basis in the next part, right? So till then, wait for the next part, like the video, share with your friends and do comment। और अगर आपकी कोई भी doubts, कोई भी queries कुछ भी है, तो you are most welcome to mention in the query section to the in the comment box, और हमारा नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट द इंस्टीट्यूट ऑल्सो। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।